वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको जनसंचार के अंतर्गत ही संचार के माध्यमों में रेडियो के बारे में बताऊंगी। जैसा कि सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद भारत में रेडियो एक बेहद ताकतवर माध्यम के रूप में विकसित हुआ। पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वह रेडियो ही है। सन 1895 में जब इटली के इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की, तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। आज़ादी के बाद रेडियो एक बेहतर ताकतवर माध्यम के रूप में उभरा। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। देश की 96% आबादी तक इसकी पहुंच है। 1993 में FM की शुरुआत के बाद रेडियो के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां भी आगे आई हैं, लेकिन अभी उन्हें समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति नहीं है। FM शब्द आप बच्चों सुनते होंगे बार बार कि FM सेट कर दिया। इसको कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है FM की। बहुत ध्यान रखने योग्य बात है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM का पूरा नाम है। अच्छा, ये ऐसा एक साधन है जो बाहरी दुनिया से हमें जोड़ता भी है। गांव हो, शहर हो, ध्वनि तरंगों के जरिए ये समाचारों को इधर उधर पहुंचाता है और अखबार टेलीविज़न के कंपैरिजन में तुलना में ये बहुत सस्ता भी है। इसलिए भारत के दूरदर्शन के इलाकों में लोगों ने रेडियो क्लब बना लिए हैं। आकाशवाणी के अलावा सैकड़ों निजी FM स्टेशनों और BBC वॉइस ऑफ अमेरिका, डोइचे वेले, रेडियो जर्मनी, मॉस्को रेडियो, रेडियो पेजिंग, रेडियो ऑस्ट्रेलिया जैसे कई विदेशी प्रसारण और एमेच्योर रेडियो क्लबों का जाल बिछा हुआ है। रेडियो के बारे में आप इंटरनेट पे और ज़्यादा सर्च कर सकते हो। ये तो एक बेटा हिंदी का नहीं, एक तरह से देखा जाए तो साइंस का सब्जेक्ट हो गया है। आप रेडियो के बारे में जितनी भी सूचना निकाल सकते हो इंटरनेट के ज़रिए निकाल सकते हो। टेलीविज़न के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझती। कितना लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम है ये जनसंचार का। इसमें दृश्य भी मिलते हैं साथ साथ, तो इसकी सूचना जो होती है उसकी विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के अंतर्गत 15 सितंबर 1959 को थी। इसका मकसद टेलीविज़न के ज़रिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। इसके तहत दिल्ली के आसपास के गांवों में 2 टीवी सेट लगाए गए, जिन्हें 200 लोगों ने देखा। ये हफ्ते में 2 बार 1-1 घंटे के कार्यक्रम दिखाए जाते थे। इससे लेकिन 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ। तब रोज़ 1 घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाया जाने लगा। फिर धीरे धीरे करके इस तरीके से इसका मुंबई, दिल्ली, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास, लखनऊ, इनके सब टीवी सेंटर बन गए और 76 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा थी। अप्रैल 1976 से इसे अलग कर दिया गया। इसे दूरदर्शन का नाम दिया गया। 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई। तो आप देख रहे हो, जोशी जी हैं एक, इन्होंने अपना प्रोफेसर PC जोशी, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि हमारे जैसे समाज में जहाँ पुराने मूल्य टूट रहे हों और नए नए बन रहे हों, वहाँ दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। अब टेलीविज़न की अगर मैं उद्देश्य गिनवाऊँ आपको, तो सबसे बड़ा उद्देश्य है इसका सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, कृषि विभाग, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन। इस तरह से आप देख रहे हो कि टेलीविज़न से कितना ज़्यादा हमारा संचार, किस तरह से देश विदेश, हमें कहाँ कहाँ की सूचनाएं मिलती हैं, न्यूज़ देखते हैं हम।
सारी बातें मिलती हैं, पत्रकारिता मिलती है और तरह तरह के 200 से अधिक आज चैनल प्रसारित हो रहे हैं और नए नए चैनल बढ़ भी रहे हैं। अब टीवी के बाद मैं सिनेमा की बात करूंगी तो आप जानते हैं जिसको पिक्चर बोलते हो आप, ये जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप में सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। सिनेमा को मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम के रूप में हम देखते हैं। इसका आविष्कार श्री थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है और ये 1883 की बात बता रही हूँ मैं। 1883 में हम कहें इसको तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलर उस समय नहीं हुआ था, लेकिन इसको सिनेमा को हम अगर कहते हैं तो मैग्नेटोस्कोप की खोज के साथ इसका जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, जो इसका आविष्कार है। और 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन। सिनेमा की तकनीकी में तेज़ी से विकास हुआ और जल्दी ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगी। अब भारत की बात करूं मैं तो सबसे पहले इनमें मूक फिल्म बनने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। ये फिल्म थी 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद के 2 दशकों में कई और गूंगी फिल्में, मूक फिल्में बनी। इनके कथानक धर्म, इतिहास और लोक गाथाओं के इर्द गिर्द बुने गए। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी आलम-आरा। इसके बाद बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ आज़ादी मिलने के बाद, जहाँ एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर आवाज़ देने की कोशिश की, वहीं लोकप्रिय सिनेमा ने व्यावसायिकता का रास्ता अपनाया। एक तरफ पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, सोहराब मोदी, गुरुदत्त जैसे फिल्मकार थे तो दूसरी तरफ सत्यजीत राय जैसे फिल्मकार। तो इस तरह से आपने देखा कि धीरे धीरे ये भी एक तरक्की करते 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 आधुनिकतम अति आधुनिक बनता गया, अति आधुनिक बन गया। और मौजूदा समय में भारत हर साल लगभग 800 फिल्मों का निर्माण करता है और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया है। यहाँ हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में फिल्में बनती हैं जो खूब चलती हैं। अब इस इकाई में हम आपको इसका लास्ट पार्ट पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको इंटरनेट के बारे में पढ़ाएंगे। तो इंटरनेट के बारे में पढ़ाना तो आज के दौर में इंटरनेट से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन मैं जितना बताऊंगी उसको आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे और आप देखेंगे कि कितना व्यापक इसका जाल है।